मेरा नाम लियम है। मैं हमेशा अपने भाई डेविड के लिए मौजूद रहता था। वो एक समय का शानदार शेफ था। उसके खाने की तारीफ हर कोई करता था, लेकिन उसकी निजी परेशानियों की वजह से वो अंधेरे रास्ते पर चला गया। बीमारी की वजह से उसके बेटे की मौत हो गई। तब उसकी पत्नी ने उसके आधे पैसे और जायदाद लेकर उसे छोड़ दिया। उसे आखिरी मार तब पड़ी जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने मन को खुश करने के लिए खाने का सहारा लिया, जिस वजह से उसका वजन तेजी से बढ़ गया। मैं उसके साथ हमेशा मेट्रो में सफर करके उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाता था। मेट्रो में मिलने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते। वो मेरे साथ बैठता था और जरूरत से ज्यादा सीट घेरता था। उसे देखकर लोग फुसफुसाते और हंसने लगते थे। कुछ लोग तो उसके मुंह पर ही हंस देते थे। कुछ लोग उसे मोटा बुलाते और कुछ लोग तो बस ये उम्मीद करते कि वो अपनी जगह से उठ जाए। शब्द किसी भी धार से ज्यादा तेज काटते हैं। मैंने उसे सबसे बुरी स्थिति से बचाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान हो चुका था। हर दिन मैंने उसे अपने आप से और भी पीछे हटते हुए देखा था। ये सही नहीं हो रहा लियम। मेरी इज्जत हुआ करती थी, अब मैं सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया हूँ। मैं नहीं जानता था कि क्या कहूँ। तुम वापस आओगे डेव, तुम्हें बस कुछ वक्त लगेगा। लेकिन समय डेविड का दोस्त नहीं था। उसकी मेंटल हेल्थ दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। वो ऊंचा सुनने लगा। वो कभी कभी अचानक लड़खड़ा जाता और घबरा कर इधर उधर देखने लगता। उसे यकीन होने लगता कि किसी ने उसे मोटा कहा है। मैंने उसके अंदर के बदलाव को देखा था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे, उसके कांपते हाथ, खड़े खड़े किन्हीं ख्यालों में खो जाना। लोगों के बढ़ते बुरे बर्ताव की तरह उसका जुनून बढ़ता गया। एक घाव की तरह रिसने लगा जो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसे विश्वास होने लगा कि हर कोई इसमें शामिल है। दुनिया उसे किनारे पर धकेलने की साजिश कर रही है। एक शाम डेविड घर नहीं आया। अगली सुबह वो मुझे गली में छिपा हुआ खुद से बड़बड़ाता हुआ मिला। उसकी आंखों में जंगलीपन था। वो कोने में बैठा हुआ अपने सर को पकड़ा हुआ था। वो हमेशा वहां होता है लियम, मेरा मजाक बनाते हुए, मुझ पर हंसते हुए। मैंने फौरन थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक की। डेविड अपने अपार्टमेंट में वापस गया और कपड़े बदल कर आया। जब वो वापस लौटा तो उसका बर्ताव कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा था। वो अचानक काफी शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। उसकी आंखों में अलग सी ठंडक का एहसास था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था जिसे उसने कस के पकड़ रखा था। बैग में क्या है डेव? मेरा सही जवाब। मैंने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके लिए मैं जिंदगी भर खुद को दोषी मानूंगा। मैं शाम की सबसे व्यस्त समय पर मेट्रो लेता हूँ। गाड़ी लोगों से भरी हुई थी। डेविड के बैठने के लिए इतनी जगह नहीं थी, इसलिए वो बीच में जाकर खड़ा हो गया और मैं सीट लेकर बैठ गया। मुझे आज भी डेविड की शक्ल याद है जब पास खड़े एक लड़के ने उसे देखकर हंसना शुरू किया। मैं थोड़ा थका हुआ था, इसलिए मैंने गाने लगा लिए। लेकिन अचानक उसने अपने बैग से तेज धार वाला बड़ा चाकू निकाला। शेफ के रूप में उसके बेशकीमती उपकरणों में से एक। भीड़ में खड़े लोग यह देखकर सदमे में आ गए। उन्हें घबराहट होने लगी। डेविड का चेहरा गुस्से और दर्द में बदल गया। तुम लोगों ने मुझे बहुत छोटा महसूस करवाया है। मैं बहुत करने के लायक हूँ। ऐसा डोरमैट नहीं जिससे तुम लोग लात मारो। पहला हमला उस आदमी पर जो डेविड को देखकर हंसा था। मेट्रो की दीवार पर खून बिखर गया। भगदड़ बच गई। लोग धक्का मुक्की करते हुए उस जगह से दूर भागने की कोशिश करने लगे। मैं डेविड को रोकने के लिए उस पर झपटा, लेकिन वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। सालों से उसके अंदर भरा हुआ गुस्सा भड़क रहा था। जैसे ही चाकू मेरी बाजू पर आकर लगा, मुझे तेज दर्द हुआ। खून ने मेरे कपड़े भिगो दिए। अपने घाव को पकड़कर मैं एक सीट पर जा गिरा और इस हादसे को होने से रोकने में असमर्थ हो गया। डेविड ना तो मुझे देख रहा था और ना ही मुझे सुन रहा था। गुस्से ने उसे अंदर तक भस्म कर दिया था। वो गाड़ी में आगे बढ़ा और उसने इस नरसंहार को जारी रखा। खून की बदबू और डर ने लोगों को घेर लिया था। यही चाहिए था ना तुम्हें, है ना? मुझे तोड़ना चाहते थे ना तुम लोग? इस समाज को मुबारक, तुम लोग जीत गए। वो एक औरत के पास गया जो उसके करीब खड़ी थी और उसने न जाने कितनी बार उस पर चाकू से वार किया। दो आदमी उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़े, लेकिन उसके बड़े शरीर ने उन्हें आसानी से हरा दिया और फिर उसने उन पर भी चाकू से वार किया और गाड़ी में आगे बढ़ा। अगले स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते पुलिस भी आ गई। वो बंदूक लेकर मेट्रो के अंदर घुस गई। डेविड तब तक नहीं रुका जब तक कि पुलिस ने उसे जमीन पर नहीं गिरा दिया और बुरी तरह उसे अपनी हिरासत में नहीं ले लिया। लेकिन तब तक मेट्रो के डब्बे का हाल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जगह जगह लाशें गिरी थी, खून बह रहा था और हवा में चिल्लाने की आवाजें थी। जब वो डेविड को घसीट कर ले गए तो उसकी आंखें मुझसे मिली। एक पल के लिए पागलपन खत्म हो गया और मैंने अपने भाई को देखा। एक होशियार शेफ जिसे शैतान ने अपने वश में कर लिया था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से निकले आंसू उसके चेहरे पर लगे खून से जा मिले। अंत में यह पता चला कि उस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई और कई लोग जख्मी हुए। सुर्खियों में डेविड को शैतान के नाम से बुलाया जा रहा था, लेकिन सच सिर्फ मैं जानता था। वो समाज की क्रूरता की वजह से टूट चुका था और इसी समाज के दिए टॉर्चर की वजह से पागल हो चुका था।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को इन घटनाओं को दोहराता हुआ पाऊंगी, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ। मेरा नाम सैंडी है और मैं एंजेला की लिव इन पार्टनर थी। वो एक मशहूर फैशन इन्फ्लुएंसर थी जो अपने तीखे रिव्यूज और बॉडी शेमिंग के लिए बदनाम थी। उसकी बदनामी अब आसमान छूने लगी थी जब उसने एक युवा अभिनेत्री को सबके सामने अपमानित किया और उसने बाद में आत्महत्या कर ली। ऐसा लगने लगा था कि एंजेला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इस अटेंशन का मजा ले रही थी जो उसे मिली। लेकिन फिर एक सुबह एक प्राचीन शीशा हमारे घर के दरवाजे पर डिलीवर हुआ और उसने सब कुछ बदल दिया। शीशा बहुत ही खूबसूरत था। उसका फ्रेम पर सुंदर नक्काशी की गई थी। एंजेला को एक नजर में ही उससे प्यार हो गया और उसने तय किया कि वो उसे बेडरूम में रखेगी। सच कहूं तो वो मेरी पसंद से मेल नहीं खाता था, लेकिन मैं एंजेला को कुछ भी कहने वाली कौन होती हूँ। उसके आने के फौरन बाद अजीब चीजें होना शुरू हो गई। पहले तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंजेला घंटों शीशे के सामने बैठकर उसे घूरती रहती, वो भी बिना आंखें झपकाए जैसे वो किसी के वश में हो। एक बार मैंने उससे बात करते हुए भी सुना, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो वो मुझ पर यह कहकर चिल्लाई कि मैं अपने काम से काम रखूं। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता गया और वो मुझसे बिना बात के झगड़ा करने लगी। एक रात एंजेला के चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। उसने बताया कि उसने शीशे में अपने पीछे किसी की परछाई खड़ी हुई देखी। मैंने लाइट जलाई और देखा तो वहां कोई नहीं था। वो कांप रही थी, सच में बहुत डरी हुई थी। जब तक वो सो नहीं गई मैं उसके पास बैठी रही और मुझे एक वो दिन भी याद है जब उसने मुझे बताया था कि जब वो शीशे के आगे खड़ी होकर तैयार हो रही थी तो उसकी परछाई उसे देखकर मुस्कुराई, जबकि वो खुद मुस्कुरा नहीं रही थी। मुझे उस दिन उसके चिल्लाने की आवाज भी याद है। मुझे कभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एंजेला को दिखाई दिया। जब मैंने उसे कहा कि हमें ये शीशा फेंक देना चाहिए तो उसने कुछ कहा। वो मुझे गुस्सा करने लगी और उसने मना कर दिया। लेकिन फिर अजीब ये था कि वो शीशे के सामने आने से कतराने लगी। उसने उससे कपड़े से ढक दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे अपने नाम की आवाजें सुनाई थी। इस दबाव में हमारे रिश्ते में भी तनाव आया। मैंने उसे सलाह दी कि हम कम से कम इस शीशे की जगह बदल दे, लेकिन उसने मना किया। उसकी मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ गई। उसने खाना बंद कर दिया। वो मुश्किल से ही सोती और जब वो सोती तो उसे बुरे और भयानक सपने आते जिसमें वो उस अभिनेत्री दिखाई देती जिसने आत्महत्या की थी। फिर एक दिन जब मैं काम से घर आई तो मैंने उसे कमरे के कोने में बैठकर बुरी तरह रोते हुए देखा। उसका कहना था कि उसने शीशे में अपनी छवि देखी थी जो खून से भरी हुई थी और उसके चेहरे और शरीर पर गहरे घाव थे। मैंने उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन उसे संभालना मुश्किल हो गया था और उसे लगा कि शीशा उसका भविष्य बता रहा है। मेरे शरीर पर जहां जहां भी घाव दिखाई दिए, हर उस जगह पर मैंने कुछ ना कुछ करवाया हुआ है। उसके ऐसा कहते ही मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वो बाथरूम की तरफ भागी। उसने स्क्रबर उठाया और उसे बुरी तरह अपने शरीर पर रगड़ने लगी। वो स्क्रबर से अपनी स्किन को छीलने लगी। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। मुझे उसका एहसास हो रहा है। मेरे शरीर पर उसके ठंडे और चिपचिपे हाथ हैं। ये सब तुम्हारे दिमाग में है जी। मैं हूं तुम्हारे साथ। जब वो बुरी तरह रो रही थी तो मुझे बेबस महसूस हुआ। आखिरकार मैं उसे चुप करवाने में सफल हुई और उसे कमरे में ले आई। लेकिन रात के करीब 3 बजे मैंने एंजेला को शीशे के सामने खड़े हुए देखा। एक बार फिर उसके वश में। मैंने उसे कहते हुए सुना, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बार बार यही कहती रही, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ करो, प्लीज मुझे माफ करो। एंजेला, तुम किससे बात कर रही हो? वो अचानक चिल्लाई। उसने एक भारी कैंडल स्टैंड उठाया और उसकी मदद से शीशे को तोड़ दिया। कांच के टुकड़े कमरे में फैल गए। जैसे ही मैं एंजेला को रोकने के लिए बिस्तर से उतरी तो कांच का एक टुकड़ा मेरे पैर में चुभ गया। जमीन पर खून बहने लगा और हम दोनों ही कांच के टुकड़ों के बीच फंस गए। एंजेला वहीं खड़ी होकर टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को देखने लगी जैसे वो अभी भी उसमें कुछ देख सकती हो। और तब जाकर हमारा कमरा हिलने लगा। सारा फर्नीचर, फ्रेम्स और यहाँ तक कि हमारा बेड भी। मैंने एक बार भी ना सोचे मैंने एंजेला का हाथ पकड़ा और घर से बाहर भाग निकली। हम कुछ वक्त के लिए मेरे दोस्त के घर पर रुके। हम में से किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे मेरी दोस्त की तरफ से एक डरा हुआ कॉल आया। उसने बताया कि एंजेला भाग गई है। जब हम मेरे घर पहुंचे तो एंजेला ने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया था और वो बाहर नहीं आ रही थी। हम उससे बात करते हुए सुन सकते थे। वो किसी से विनती कर रही थी। हम दरवाजा तोड़ने में असफल रहे, इसलिए हमने 911 पर फोन कर दिया। जब अधिकारियों ने आकर दरवाजा तोड़ा तो वो हमें जमीन पर गिरी हुई मिली। टूटे हुए कांच के टुकड़े उसके आसपास बिखरे हुए थे। उसके पेट काट दिया गया था और उसकी बेजान आंखें मुझे देख रही थी। मुझे यकीन है कि मैंने किसी के हंसी की आवाज भी सुनी थी। एंजेला की मौत को आत्महत्या का नाम दिया गया, लेकिन सच सिर्फ मैं जानती थी। वो शीशा कोई आम शीशा नहीं था। वो किसी बुराई के लिए एक माध्यम था।
जो एंजेला को प्रभावित कर रहा था। मुझे हमेशा से ही लगता था कि एली थोड़ा अजीब है, जैसे हमारे ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हर किसी को लगता था। उसकी हरकतें काफी अजीब, जैसे कि सर घुमाकर बिना वजह मुस्कुराते रहना। उसकी आंखें हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो हमने नहीं देखा। लेकिन किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया कि उसके गुदगुदार भारी शरीर के अंदर एक शैतान खुलने का इंतजार कर रहा है। जना के घर पर शुक्रवार की रात पार्टी चल रही थी। क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे, इसलिए हमें पार्टी करने का मौका मिला। हम में से कुछ लोग, ज्यादातर प्रोग्रामर के दोस्त, उसके बड़े से लिविंग रूम में इकट्ठे हुए। माहौल सामान्य था, जैसे हर कॉलेज पार्टी में होता है। हंसी के ठहाके, स्पीकर पर बजने वाला बुरा पॉप म्यूजिक। हम किंग्स कप राउंड के आधे दौर में थे जब टांग खींचने का सिलसिला शुरू हुआ। ये काफी मासूमियत से शुरू हुआ, जिसने रॉब ने अली की चुनी हुई सीट पर मजाक बनाया। इकलौती कुर्सी जो उसके वजन के नीचे चरमराती नहीं है। अली वहां बैठे उसे घूरता रहा। ए अली, कम से कम जमीन तो तुम्हारा समर्थन करती है ना? कमरे में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। साथ में मैं भी थोड़ा खिलखिलाया। मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन इतना नहीं कि मैं मुंह बंद कर लूं। अली की मुस्कान जम गई और एक सेकंड के लिए उसकी आंखें काली हो गई। मैंने उन्हें देखा, लेकिन फिर उसकी शर्मिंदगी समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे खेल जारी रहा, प्रहार तेज होते गए। उन्होंने उसे चढ़ाया, उसके खाने का मजाक बनाया, उसके वजन का मजाक, जिस तरह से वो हंसते हुए पसीने पसीने हो गया। अली का चेहरा लाल हो गया। उसकी मुट्ठी कभी बंद होती, कभी खुलती। मुझे कुछ कहना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं कहा। हम में से किसी ने नहीं कहा। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैंने उसकी शुरुआत लगभग देखी नहीं। अली एकदम से उठा और उसने अपनी पूरी ड्रिंक खत्म कर दी। उसका शरीर अजीब तरीके से झुका और वो मुस्कुराया, एक ठंडी खाली मुस्कान। क्या तुम्हें लगता है कि ये मजाक है, मेरा मजाक बनाना? अजीब सी शांति छा गई। फिर जना ने इस बात को हंसी में टालने की कोशिश की। कमान अली, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं ना। वो बहुत ही तेजी से वहां से आगे बढ़ा, इतनी तेजी से जो उसके वजन वाले आदमी के लिए इतना आसान नहीं था। उसने टेबल से एक बॉटल उठाई, उसे टेबल के किनारे पर तोड़ा और अपने लिए एक हथियार बना लिया। पहली चीख बेकी से आई जब अली ने बॉब के चेहरे पर उस हथियार से वार किया। सफेद कारपेट पर खून के धब्बे पड़ गए और भगदड़ मच गई। लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अली ने दरवाजे के आगे खड़े होकर रास्ता रोक लिया। उसे पार करना आसान नहीं था। मैंने देखा कि मेरा दोस्त ग्रेग उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अली ने बॉटल घुमाई और उसके कंधे पर गहरा घाव दिया। ग्रेग अपनी खून से लथपथ बाजू को पकड़कर पीछे गिर गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं सोफे के पीछे झुककर छुप गया और सोचने लगा। अली का आतंक चलता रहा। उसकी सांसें हमारे दोस्तों की चीखों से मिल रही थी। उसने एक लैंप पकड़ा, उसकी तार को प्लग से निकाला और उसे हवा में घुमाया ताकि उससे रास्ते में आने वाला कोई भी शख्स उसके पास ना आ पाए। मैंने जब झांक कर देखा तो जेना जमीन पर गिरी थी। उसके सर से खून निकल रहा था। बेकी एक कोने में डरी और सहमी थी। उसका चेहरा डर के मारे फीका पड़ गया था। अचानक अली अपने रास्ते से हटकर उसकी तरफ बढ़ा। अली, रुको! मेरी आवाज लड़खड़ाई, लेकिन वो उसे रोकने के लिए काफी थी। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी शैतान जैसी मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर कायम थी। क्यों बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि अगला नंबर तुम्हारा हो? मेरे आसपास जो भी था उसे मैंने हाथ में पकड़ लिया, एक भारी एस्ट्रे, और उसकी तरफ फेंक कर मारा। वो उसके कंधे पर जाकर लगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेकी ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे बचकर निकलने के बारे में सोचा, लेकिन एली ने उसके बालों से उसे पकड़ लिया और चिल्लाते हुए खींचा। मैं उसकी तरफ भागा। अपनी दोस्त को बचाने के जोश में मुझे उसकी तरफ दौड़ना पड़ा। मेरे पास कोई प्लान नहीं था और ना ही मैं श्योर था कि मैं क्या करूंगा। मैंने उसे एक मुक्के में ही गिरा दिया। वो जमीन पर जा गिरा, लेकिन मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा ताकतवर था, मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत। हम एक दूसरे को मारने लगे, कभी मुक्के, कभी थप्पड़, कभी लात। जल्द ही उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर छप गई। जब उसने मेरे चेहरे पर अपने नाखून गड़ाए तो मुझे तेज दर्द हुआ। दर्द की धुंध के बीच मैंने माँ को अली के पीछे कुर्सी लाकर चुपचाप आते देखा। जोर से चिल्लाते हुए माँ ने कुर्सी अली के सर पर मारी। कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए और अली बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें गोल गोल घूमी। मार्क और मैं हांफते हुए उस बेहोश राक्षस को देखते रहे। उसने मुझे और मेरे दोस्तों को जो जो जख्म दिए थे उनमें से खून बह रहा था। कमरा किसी मैदान के जंग से कम नहीं लग रहा था। एली की मानसिक स्थिति की झलक खून के धब्बों और टूटे शरीरों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। मेरी आवाज मुश्किल से इतनी स्थिर थी कि बता सकूं कि क्या था। जब वो पहुंचे तो नजारा दर्दनाक था। रॉब अपना कटा हुआ चेहरा ढकते हुए एक कोने में जाकर बैठ गया। ग्रेग का एक हाथ जख्मी था। बेकी और मुझे मामूली चोटें आई थी, लेकिन जेना, जिसके सर पर उसने लैंप से वार किया था, उसकी सांसें रुक चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। एली को समाज की भलाई के लिए हिरासत में ले लिया गया।